morning, all of you. Today I will discuss about the अस्थमा या एंटी अस्थमेटिक ड्रग, जो कि हमारे बी फार्मा 6 सेमेस्टर के फार्माकोलॉजी थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है। यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज टॉपिक है एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि अस्थमा होता क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, डिफाइन अस्थमा एंड क्लासीफाई द एंटी अस्थमेटिक ड्रग विद देयर मोड ऑफ एक्शन, इस तरीके से आता है। या फिर आता है फार्माकोलॉजी ऑफ सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग, या आता है फार्माकोलॉजी ऑफ सल्ब्यूटामोल। तो आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा क्या होता है और एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं। अस्थमा एक ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है। इसमें होता मेनली है एयरवेज में या फिर ट्रैकिया में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिससे कि ट्रैकिया नैरो हो जाती है। जब नैरो हो जाएगी तो एक्स्ट्रा म्यूकस का प्रोडक्शन फॉर्म करेगी, मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा म्यूकस का, जिससे कि मतलब ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। इसी को हम अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली हमारा टॉपिक है एंटी अस्थमेटिक ड्रग, या फिर हम फार्माकोलॉजी जब कभी भी पढ़ते हैं किसी भी मतलब पर्टिकुलर डिजीज की, या फिर तो हम लोग उसमें ड्रग पढ़ते हैं, ना कि पैथोफिजियोलॉजी। इसलिए हम लोगों को पैथोफिजियोलॉजी पहले पढ़ाया जाता है, और हमारा ये मतलब फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी करते हैं, मेनली इसके क्लासिफिकेशन की करते हैं, इसके मोड ऑफ एक्शन की करते हैं। तो ये हमारा फार्माकोलॉजी में आता है। तो हम मेनली देख लेते हैं कि एंटी अस्थमेटिक क्या ड्रग होती है। जो एंटी अस्थमेटिक ड्रग होती हैं वो, इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर दोज एजेंट व्हिच आर यूज्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा या COPD या रिस्पायरेटरी डिजीजेस इज कॉल्ड इज एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ा ब्रॉड है, बट मैं समझाने की कोशिश करूँगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले आते हैं ब्रोंकियोडायलेटर। ब्रोंकियोडायलेटर जो होते हैं ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो डायरेक्टली डायलेट कर देती हैं ब्रोंक्योल्स को। जब ब्रोंक्योल्स को डायरेक्टली डायलेट हो जाएगी, जिससे कि मतलब वो जो नेरो हो जाता है, ब्रोंकाई जो होती है नेरो हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब अस्थमा में आपको रिलीफ मिल जाएगा। इसमें मेनली इसको सब कैटेगराइज किया गया है, मतलब 3 टाइप्स में, जिसके अंदर कुछ ड्रग्स आती हैं। तो इसका मेनली ये तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है बीटा-2 सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स, सेकेंड है हमारा मिथाइलजेंथिन, और थर्ड हमारा है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो बीटा-2 सिम्पथोमाइमेटिक आया, तो सिम्पथोमाइमेटिक क्या होता है? बीटा-2 हमारा एक रिसेप्टर होता है, ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का। और सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग क्या होती है? तो सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करती हैं, सेम जैसे कि हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे वर्क करेगा, उसी तरीके से सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग अपना वर्क करेंगी। ठीक है, तो उसमें कुछ ड्रग्स आती हैं, जैसे कि सल्ब्यूटामोल हो गया, ठीक है, टर्ब्यूटालिन हो गया, साल्मेस्टेरॉल हो गया, फॉर्मोस्टेरॉल हो गया। ये हमारी कुछ 4-5 ड्रग हैं। मेनली 4-5 याद कर लो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। ये ड्रग्स हमारी यूज होती हैं एज अ बीटा-2 सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग अस्थमा में। सेकेंड हमारी कैटेगरी थी मिथाइलजेंथिन। अब मिथाइलजेंथिन क्या है? ये इस मिथाइलजेंथिन या फिर इसको हम PD इनहिबिटर बोलते हैं, फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर भी बोलते हैं। इसमें मेनली ड्रग आती है थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन। ये मेनली ड्रग्स आती हैं। थियोफाइलिन में मार्केट में आती है आई थिंक डेरिफाइलिन नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी थी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या होते हैं? ये कोलिनर्जिक वो होते हैं जो सेक्रेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और एंटीकोलिनर्जिक जो उसको मतलब इनहिबिट कर देते हैं, इसलिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वो जो कि डायरेक्ट बाइंड होती हैं M3 रिसेप्टर से, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो इसमें मेनली आती है इप्राट्रोपियन ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आती है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट।
ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट एराकिडोनिक एसिड पाथवे आप लोगों ने पढ़ा होगा आई थिंक 5th सेमेस्टर में। तो उसमें कॉक्स एंड लॉक्स बनता है, लॉक्स से ल्यूकोट्राइन्स बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट जो होती हैं वो डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को, जिससे कि क्या ब्रोंकाई में जो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको डायरेक्ट ब्लॉक कर देती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए। जो मतलब ल्यूकोट्राइन्स रिसेप्टर जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन के लिए और एक्स्ट्रा म्यूकस सिक्रेशन के लिए। इसलिए हम इन ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं जो कि उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता है, एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन नहीं होता है, जिससे हमारी अस्थमा ट्रीट हो जाती है। ये ड्रग्स हमारी COPD में भी यूज होती हैं, ठीक है। इसमें मेनली 2 ड्रग हमने लिख रखी हैं, आई मीन 2 ड्रग हैं, मोंटेल्यूकास्ट, जेफिलोकास्ट। नेक्स्ट हमारा है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या होते हैं? हमारा मास्ट सेल होता है जिसके अंदर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन के रिलीज होने से एलर्जिक कंडीशन होती है, जिससे कि हमारा अस्थमा कॉज हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दें तो मास्ट सेल जो होगी ब्रस्ट नहीं होगी, जिससे कि हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा। आई मीन मतलब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इसमें होते हैं वो रिलीज नहीं होंगे, जिससे कि हमारा मतलब COPD कॉज नहीं होगा या फिर हमारा अस्थमा कॉज नहीं होगा। तो हमारे जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं वो वर्क करते हैं स्टेबलाइजिंग द मास्ट सेल, वो मास्ट सेल को स्टेबलाइज करके वर्क करते हैं। जो मास्ट सेल होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिलीज करवाने के लिए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होते हैं मेनली हिस्टामिन्स होते हैं, इंटरल्यूकिनेज होता है, ल्यूकोट्राइन्स होता है जिसको हम LH शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें हमारी कुछ ड्रग्स आती हैं जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोट्रिफिन आती है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा होगा आई थिंक 5th सेमेस्टर में मेडिसिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ये मतलब शो करती हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी बाय द ब्लॉकिंग ऑफ इनहिबिटिंग ऑफ एराकिडोनिक एसिड पाथवे। ये एराकिडोनिक एसिड पाथवे को इनहिबिट करके एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी को शो करती हैं। जो ये होते हैं ब्रोंकियोडायलेटर नहीं होते हैं, बट ये काम करते हैं इनहिबिट करके इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को, इंफ्लामेटरी साइटोकाइनिन प्रोडक्शन को इनहिबिट करके ये मतलब वर्क करते हैं, जिससे कि हमको COPD या फिर अस्थमा में बेनिफिट मिलता है। इसनोफिल्स एंड लिम्फोसाइटिक इनफिल्ट्रेशन ऑफ लंग्स, इसमें भी ये मतलब इसके भी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसमें हमारी ड्रग्स जो होती हैं मेनली 2 टाइप से कैटेगराइज की गई हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टमिक ड्रग्स एंड इनहेलेशन ड्रग। सिस्टमिक ड्रग्स में प्रेडनिसोलोन आता है, प्रेडनिसोन आता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है एंड अदर हाइड्रोकॉर्टिकोसोन या फिर ग्लाइकोकॉर्टिकोसोन आते हैं इसमें सिस्टमेटिक ड्रग्स में। नेक्स्ट हमारा आता है इनहेलेशन ड्रग। इनहेलेशन ड्रग्स में आता है बेक्लोमेथाजोन डाइप्रोपियोनेट। सेकेंड आता है हमारा फ्लूटिकासोन डाइप्रोपियोनेट या फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोनी सॉलिड्स, ये भी एक ड्रग्स है। फिर हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी आती है जो कि IgE एंटीबॉडी। अब IgE एंटीबॉडी होती क्या है और जो मेनली हम लोग देखते हैं IgE एंटीबॉडी होती क्या है और वो क्या करती है जिससे अस्थमा कॉज होता है, जो हम उसमें IgE एंटीबॉडी यूज करके अस्थमा को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये IgE एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट करती है मास्ट सेल को, जो रिलीज करता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को। मतलब IgE एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट करती है मास्ट सेल को, जो कि रिलीज कर देता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को। सो इसलिए दीज ड्रग्स मतलब IgE एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड करती हैं IgE एंटीबॉडी से। जो वो IgE एंटीबॉडी से बाइंड करेंगी देन डज नॉट एक्टिवेट द मास्ट सेल, तब देन दे डज नॉट एक्टिवेट द
IgE एंटीबॉडी या दे डज नॉट एक्टिवेट द मास्ट सेल, तो ये मास्ट सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। जब मास्ट सेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी तो उससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ नहीं हो पाएंगे। जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ नहीं हो पाएंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी। जब इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो हमारे ब्रोंक्योल्स में तो हमारा अस्थमा ट्रीट हो जाएगा। जब हमारा अस्थमा ट्रीट हो जाएगा, इसमें मेनली एक ड्रग है, सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, जिसका नाम है ओमालीजुमेब, ठीक है।